Hello student, how are you? I hope all are fit and fine. Today we will continue our chapter Planned Economy, नियोजित विकास। हम नियोजित विकास के बारे में कर रहे थे। तो नियोजन के साथ जो भारत सरकार थी उन्होंने नियोजन के लिए क्या किया, एक कमीशन बनाया, योजना आयोग बनाई, तो उसके डिवाइड कर दिया 5 साल में। ठीक है कि एक योजना का कार्यकाल है जो योजना बनाई जाएगी। पहला प्लान है वो 5 ईयर के लिए होगा। तो उसमें हम देखेंगे कि हमने कितने टारगेट अचीव किए हैं, हमने कितनी इम्प्रूवमेंट की है। ठीक है, ये फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी। इसमें जो मेन टारगेट रखा गया कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हमें कहाँ करनी है, सबसे ज़्यादा ध्यान हमें कहाँ देना है, वो था कृषि। ठीक है, कृषि के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सिंचाई की ज़रूरत है या अन्य साधनों की ज़रूरत है, उसको अवेलेबल करवाया गया। उनके ऊपर सब्सिडी भी दी गई। ठीक है, ताकि लोग उसको ईजिली खरीद सकें। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1957 के बाद। जब शुरू हुई उसमें ध्यान दिया गया उद्योगों के लिए, क्योंकि जब कच्चा माल तैयार हो गया तो उसको कंज्यूम करने के लिए उद्योग भी ज़रूरी थे। उद्योग, अन्य क्षेत्र में भी उद्योगों की ज़रूरत थी, जो अदर क्षेत्र थे उसमें भी उद्योगों की ज़रूरत थी। तो उद्योगों के इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया सेकंड जो 5 ईयर प्लान था उसमें। ठीक है, तो इसके फर्स्ट के जो प्लानर थे, फर्स्ट योजना जो बनी थी उसके प्लानर कौन थे? KN राज थे, और सेकंड के PS महालनोबिस। तो ये इसके मेन योजनाकारों में आते हैं, प्लानर में आते हैं जिन्होंने ये योजना बनाई। तो जैसे दूसरी योजना में उद्योगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया तो आपस में कन्फ्लिक्ट हो गए, मतभेद हो गए नेताओं के। कुछ लोग कह रहे थे कि कृषि के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कुछ कह रहे थे उद्योगों के ऊपर। जब उद्योगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया, कृषि को कम रखा गया, उस टाइम पर भी ऑब्जेक्शन शुरू हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्शन किस लिए हुआ कि अगर आप उद्योगों की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। कन्फ्लिक्ट का मेन मुद्दा यही रहता है कि कृषि बनाम उद्योग, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज़, यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए या इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ के फेवर में थे उनका मानना था बिना इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के कि देश का विकास नहीं हो सकता, और जो एग्रीकल्चर के फेवर में थे उनका मानना था कि बिना जो रूरल एरिया है, ग्रामीण इलाका है, उसके विकास के बिना भी देश की इकोनॉमी है, जो कंट्री की इकोनॉमी है, वो मूव नहीं कर सकती। इस तरह से आपस में दोनों में बहस होती हैं। कुछ पार्टियां हैं, पार्टियों के नेता हैं, तो वो क्या करते हैं, इनके फेवर में थे। कुछ थे जैसे चौधरी चरण सिंह जी हैं, वो उन्होंने अलग से पार्टी बनाई है। तो वो किसके फेवर में थे? वो कृषि के फेवर में थे कि कृषि की तरफ, कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर दिया भी गया है, चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार ढंग से उठाई थी। चौधरी चरण सिंह है वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे? स्टार्टिंग में वो कांग्रेस से बिलोंग करते थे, लेकिन आपस में कन्फ्लिक्ट होने की वजह से, आपस में जो पार्टी के मेंबर्स थे उनमें कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, आपस में मतभेद हो जाते हैं। इससे क्या किया उन्होंने? कांग्रेस को छोड़ के अपनी अलग पार्टी बनाई। पार्टी का नाम उन्होंने क्या रखा था? अंडरलाइन इट। उन्होंने पार्टी का नाम रखा था भारतीय लोकदल। ठीक है, पहले वो कांग्रेस में थे और फिर उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई है? भारतीय लोकदल। और चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक बार भी लोकसभा सेशन में मीटिंग अटेंड नहीं की। गॉट इट? ये आपके जनरल नॉलेज में भी क्वेश्चन आता है और वैसे भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कोई भी सेशन अटेंड नहीं किया है। वो है चौधरी चरण सिंह, क्योंकि उनका जो ड्यूरेशन पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो बहुत कम था। तो उस टाइम पीरियड में कोई भी सेशन नहीं हुआ था।
गॉट इट। इसके साथ ही कई लोगों का मानना था कि उत्पादन में जो वृद्धि है वो तेज किए बिना, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि किए बिना, उसकी रफ्तार को ज़्यादा बढ़ाए बिना जो हमें पॉवर्टी से छुटकारा हमें नहीं मिल सकता, कि किसी भी तरह से पॉवर्टी रिड्यूस नहीं हो सकती अगर हम इंडस्ट्रीज़ को नहीं बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएंगे, तो इस तरह से पॉवर्टी ख़त्म नहीं हो सकती। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए करना होगा कि हमें जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ दोनों को साथ लेकर आगे चलना होगा। ठीक है, दोनों में इस तरह से हमें जो कंट्रीब्यूशन करना होगा, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका इस तरह से कंट्रीब्यूशन करना होगा, इस तरह से बंटवारा करना होगा कि सभी जितने भी फील्ड हैं, सेक्टर्स हैं, सभी का विकास हो सके। और जबकि सरकार है वो किस में बंधी हुई थी? जो गवर्नमेंट है उस टाइम पर वो गरीब तबके को ना देखकर, गरीब पुअर जो लोगों की तरफ ध्यान ना देकर ज़्यादा ध्यान किसके ऊपर आ रहा था? इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। इंडस्ट्रीज़ के ऊपर क्यों आ रहा था? क्योंकि उनका लिंक है बिजनेसमैन से ज़्यादा था। और उन्होंने तर्क दिया, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट में ये कहा गवर्नमेंट ने, अगर हम एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते भी हैं तो भी हम पॉवर्टी को रिड्यूस नहीं कर सकते विदाउट द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज़। बिना इंडस्ट्रीज़ के हेल्प के हम पॉवर्टी रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि सारी की सारी पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर नहीं कर सकती ना। ठीक है, तो उसको इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ बोथ आर इम्पोर्टेंट। तो इसमें जो इकोनॉमी थी वो 2 पार्ट में डिवाइड थी, निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में एज यू नो आप जानते ही हैं कि पूरे रिसोर्सेज पर जितनी भी आपकी संपत्ति होती है वो कुछ निजी व्यक्तियों के हाथ में होती है, प्राइवेट लोगों के हाथ में होती है। गवर्नमेंट का उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। और जो इस तरह का मॉडल है वो कौन सा मॉडल कहलाता है? कैपिटलिज्म, पूंजीवादी मॉडल। और जबकि सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है, पब्लिक सेक्टर जो होता है, पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? जो सारे रिसोर्सेज हैं, सारा प्रोडक्शन है, प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी हो रहा है वो सारा किसके अंडर होता है? गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, तो गवर्नमेंट के अंडर होता है, तो इस तरह के मॉडल को हम क्या बोलेंगे? सोशलिस्ट मॉडल, साम्यवादी, समाजवादी मॉडल। ठीक है, तो इंडिया में जो लीडर्स थे उन्होंने देखा कि अगर हम कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करते हैं तो भी हमारी कंट्री रन नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन है वो गरीब है। अगर हम सोशलिज्म को अडॉप्ट करते हैं तो भी हम मूव नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल हैं, बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा। इसलिए जो भारत ने अर्थव्यवस्था अपनाई, इकोनॉमी अडॉप्ट की, वो क्या थे? मिक्सर इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट किया इंडिया ने। इसमें क्या हुआ? इसमें जो बड़े बड़े उद्योग धंधे थे उसके वो किसके अंडर रहे? वो गवर्नमेंट के अंडर रहे। और जो छोटे थे वो प्राइवेट लोगों के हाथों में रहे। ठीक है, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। जो मिक्सचर इकोनॉमी थी, मिक्सचर इकोनॉमी की जो उसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया लोगों के द्वारा, क्योंकि जो हमने आइडियोलॉजी पढ़ी है दक्षिणपंथी और वामपंथी, उसके बारे में उन्होंने भी इसको अपोज किया, इसकी आलोचना की, इसको क्रिटिसाइज़ किया गया इसको। ठीक है, इसमें क्या रहा कि जो गवर्नमेंट के अंडर थे, जो उद्योग धंधे गवर्नमेंट के अंडर थे, उसमें क्या किया जाने लगा? लोगों इसमें क्या करप्शन ज़्यादा बढ़ गया, भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया। लोग सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करने लगे। गवर्नमेंट जो भी प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट कैपिटल थी, उसको वो खुद यूज़ कर लेते थे जिनके हाथों में वो थी। यानी कि जो सरकार के अंडर आते थे, सरकार के कर्मचारी थे, वो उसका प्रॉफिट है। गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी इंडस्ट्रीज़ थी उसका प्रॉफिट पुअर लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहे थे। ठीक है,
प्राइवेट लोगों को आगे बढ़ने से कैसे रोका गया? उनके लिए लाइसेंस कंपलसरी कर दिए गए कि अगर किसी इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ना है, अपना कोई यूनिट स्टार्ट करनी है, तो यूनिट स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा? पहले लाइसेंस लेना होगा, उसके बाद ही वो अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। तो लाइसेंस लेने के लिए वही करप्शन स्टार्ट हो गया, लोग गलत तरीके से लाइसेंस को लेने लग गए, जिससे क्या हुआ? भ्रष्टाचार ही बढ़ा और इसमें अनस्किल्ड लोग ज़्यादा बढ़ गए कि सिफारिशों से लोग नौकरियों पर लगने लग गए, सिफारिश से काम होने लग गए। तो इसमें किसी को कुछ आता है या नहीं आता है उसको भी एंटर कर लिया जाता था। तो इस तरह से वो करप्शन है, अनस्टेबिलिटी है, उसमें ज़्यादा बढ़ गई। तो इसके रिज़ल्ट क्या रहे? रिज़ल्ट तो मेन यही रहे थे कि अगर कोई भी सेक्टर को अडॉप्ट किया जाता है, अगर किसी एक सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया जाता है तो दूसरे सेक्टर में जो प्रॉफिट होना है, वो जो प्रोडक्शन होना है, वो उम्मीद के अनुसार नहीं होता। जैसे यहाँ पर बताया, नियोजित विकास की शुरुआती दौर पर मूल्यांकन करते समय हमें इस बात में ध्यान रखना होगा कि इसी दौर में भारत के आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी, यानी कि जो बेसिक है, बेस यहीं से स्टार्ट हुआ था हमारा। ठीक है, जो डेवलपमेंट का बेस है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। और जो ये चैलेंज है, जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में 3 चैलेंज किए थे, यूनिटी का चैलेंज था, डेमोक्रेसी चैलेंज था और डेवलपमेंट। यूनिटी और डेवलपमेंट, यूनिटी और डेमोक्रेसी फिर भी चल गई, उसको हमने फिर भी फेस कर लिया। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए रहा डेवलपमेंट का, कि देश का विकास कैसे किया जाए। अगर हम एक एरिया की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं तो दूसरे सेक्टर के लोग खड़े हो जाते हैं कि हमारी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया। इसलिए ये सबसे ज़्यादा चैलेंज था भारत सरकार के लिए। तो कृषि के विकास के लिए भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुंड डैम और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया गया। उसके लिए जो डैम बनाए गए हैं उनसे एक तो पानी स्टोर करके रखा गया, उसके साथ ही उस पानी से क्या बनाया जाने लगा? बिजली बनाई जाने लगी। अदर जो छोटे मोटे फैक्ट्रियां लगाई गई, यूनिट लगाई गई, ठीक है, और जितनी भी यूनिट थी हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो प्रोडक्शन हो रहा था। तो जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ, टाइम बीता, तो लोग उसके साथ जुड़ने लगे और जो हमारा प्रोडक्शन था उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ, उसमें भी इजाफा हुआ। ठीक है, जैसे आलोचना करना जनता का काम होता है। अगर कोई भी काम स्टार्ट किए जाए, अगर 10 लोग उसके फेवर में हैं, 10 उसके अपोज में भी होते हैं। ठीक है, यही गवर्नमेंट के साथ हुआ। अगर गवर्नमेंट ने कोई काम शुरू किया है तो उसकी आलोचना करने वाले भी खूब थे, लेकिन शुरुआत किए बिना ये संभव नहीं था कि हम अपनी डेवलपमेंट कैसे करें। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी थी, चाहे उसकी आलोचना हो या ना हो। ठीक है, तो इस तरह गवर्नमेंट ने, जो सरकार थी, उन्होंने योजनाएं शुरू की। भले ही शुरुआती दिनों में प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने शुरुआत की और आगे जाके विकास भी हुआ। जो लैंड रिफॉर्म्स है, लैंड रिफॉर्म में क्या है? जो कृषि थी, एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म किए गए एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। इसमें क्या हुआ था, जितनी भी एग्रीकल्चर की लैंड थी पहले कुछ एक लोगों के हाथों में होती थी, जैसे जमींदार वगैरह जो होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके हाथों में होती थी। इसमें सरकार ने क्या किया, उनसे जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, उनसे लैंड लेना शुरू कर दिया और कानून बना दिया कि कुछ लिमिट से ज़्यादा कोई भी लैंड अपने पास नहीं रख सकता। जो ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े थे उसको कोलैबोरेट किया गया, इकट्ठा किया गया है, जिससे क्या हुआ, लोगों को खेती करनी आसान हुई। ठीक है, जो इसके साथ चकबंदी से जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट की गई, जिन लोगों के पास ज़्यादा लैंड थी उस लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया जिन लोगों, जो लैंडलेस लोग थे।
ठीक है। जो लैंड रिफॉर्म किए गए उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई लैंड, जिसके पास ज़्यादा थी उनसे लैंड लेके दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। साथ ही उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, लीगल सिक्योरिटी, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूट की है लैंड और जो ज़मींदार हैं जिनसे लैंड ली गई है वो बाद में ज़बरदस्ती उनसे छीन ना ले। इसलिए जिन लोगों को लैंड मिली है, ठीक है, जो लैंडलेस थे और उनको दोबारा लैंड मिली है, ज़मीन मिली है, तो उनको सिक्योरिटी दी गई। इस तरह से लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो।